तो मेरे को जो बोलने को बोला गया है अगले 5-7 मिनट के अंदर, जो आज का थीम भी है कि उत्तराखंड का कल्चर, तो कल्चर को लेके क्या सोचते हैं? क्या है कल्चर? क्या होता है? गीत संगीत, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, क्या होता है कल्चर? होता क्या है कल्चर? कहां दिखता है? इंस्टाग्राम रील्स में? हाँ, नहीं मत बोलो, मैंने देखा है लड़कियों को, हाँ, नाक में नथ, गले में ग्लोबंद, हाथ में पौंची पहन के। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो भी एक तरीका है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे ज़्यादा जो मुझे लगता है, जहाँ तक कल्चर की, संस्कृति की बात आती है, गीत संगीत की बात आती है, कि हम कैसे अपने अंदर उसको डालें और वो रिफ्लेक्ट हो हमारी बोलचाल में, हमारे बिहेवियर में, बात करने में, एक दूसरे को ग्रीट करने में, मुलाकातों में, हमारे पहनावे में, हमारे भोजन में, वो सब मिलके जो है एक कल्चर को बनाते हैं। उत्तराखंड राज्य की बात करूं, पहाड़ी राज्य है, हम सब जानते हैं क्या होते हैं पहाड़। कुछ लोगों के लिए होता है कि चाय की चुस्की, ठंडी हवा, पर मैं क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं कि सिर्फ चाय की चुस्की और ठंडी हवा यही थोड़े ही होते हैं पहाड़। दिल का सुकून, कुछ कर गुजरने का जुनून, बहुत कुछ होते हैं ये पहाड़। कि वो कहेंगे कि चलो दुनिया घूम आते हैं कहीं, तुम कहना हम पहाड़ों के हो चुके, अब वापस आएंगे नहीं। हाँ, वो थॉट कब आता है? वो थॉट तब आता है, वो विचार तब पैदा होता है जब आपको लगता है कि मेरी मातृभूमि, मैं किस चीज़ को बिलोंग करता हूँ, वो मिट्टी क्या है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैं भी 12-13 साल बड़े शहरों का हिस्सा रहा। बागेश्वर की मेरी पैदाइश है, 10वीं तक वहीं पढ़ाई करी। 11वीं-12वीं मैंने दिल्ली में मिंटो रोड पे ITO के पास में एक सरकारी विद्यालय है, वहाँ से पढ़ा मैं। और 2004 में दिल्ली गया था, 2018 में उसके बाद देहरादून आया, वहाँ पे रेडियो स्टेशन लॉन्च किया, और अभी ओहो रेडियो पिछले 1.25 साल से आप लोग सुन रहे हैं। एक चीज़ समझ में आई कि जब हम दूसरे शहरों में या बड़े शहरों में होते हैं, काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में जाते हैं, हमारी पहचान तो होती है, लेकिन पता है कितनी होती है? गमले में लगे हुए एक पौधे जितनी। लेकिन जब हम अपनी जगहों पे होते हैं, तब हमारी पहचान क्या होती है? मिट्टी से जुड़े हुए एक वृक्ष के समान। तो मुझे लगता है कि समय है कि हम अपने आसपास कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग कहें कि हाँ, बात तो है। हाँ, करेंगे ऐसा कुछ? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताइए? कैसे? सोचिएगा, और जब इसका जवाब मिले, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जहां भी आप फॉलो करते हैं, वहां पे टैग करके ज़रूर बताइएगा कि जवाब मिल चुका है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, जो हमारा रेडियो स्टेशन है ओहो रेडियो, उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो है, जो ऐप के माध्यम से, आमतौर पे फ्रीक्वेंसी में रेडियो आता है, उसकी एक लिमिट होती है एक शहर तक, लेकिन लास्ट ईयर ही हमने इसकी शुरुआत करी थी, और तब से लेके अब तक 1.25 साल के भीतर 1000 से ज़्यादा लोकेशंस पर ओहो रेडियो को वर्ल्ड वाइड सुना जा रहा है। सो ये एक छोटी सी शुरुआत हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, टेक का ज़माना है। अभी शार्क टैंक कितने लोगों ने देखा था आप में से? अच्छा, बड़े सारे एंटरप्रेन्योर निकलने वाले हैं लग रहा है मुझे। हाँ, तो शार्क टैंक देखा, क्या सीखा वहां पे? एक जो कॉमन चीज बार बार आ रही थी कि टेक का इस्तेमाल, तकनीकी का इस्तेमाल, आगे बढ़ना। तो हमने भी रेडियो में वो टेक का इस्तेमाल किया, और हमें लगा कि हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बेस्ड रेडियो से वो एक शहर तक रह जाता, हमने उसमें टेक जोड़ा, ऐप बनाई, और आज दुनिया भर पे 1000 लोकेशन पे वो नंदप्रयाग में घास काटती हुई, गेहूं की कटाई करती हुई कमला रावत भी खेतों में सुन लेती हैं, और वो ITBP लद्दाख में -27 डिग्री में बृजमोहन जोशी जी और उनकी टीम के फौजी भाई भी अब सुन लेते हैं। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने वाला मनोज रावत भी सुन लेता है, और बेंगलोर में किसी ऑफिस में काम करता हुआ वो व्यक्ति जब वो बॉस की डांट खाता है, चुपचाप से ऐप ऑन करता है, कान पे ओहो रेडियो सुनता है, और पहाड़ी गानों का आनंद लेता हुआ एकदम पहाड़ पहुंच जाता है।
है ना, तो वो भी अब सुन पा रहा है। तो ये सब कुछ संभव हो पाया। और मैं आप लोगों से भी यही कहता हूं कि अपने अपने लेवल पे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मसलन कोई अध्यापक क्यों ना हो किसी विद्यालय में, मैं बहुत बार देखता हूं उत्तराखंड के विद्यालयों में जहां पर एक प्रधानाचार्य है, 2 पढ़ाने वाले हैं, 1 मिड डे मील खिलाने वाली महिला हैं, 4 लोग उस विद्यालय में है। सरकार तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए महीने के खर्च करती है, लेकिन वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे 5, 7 या 8 होते हैं। ये वाकई में हम लोगों को दुख होना चाहिए इस बात पे। हमें सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर कितना खर्च हो रहा है। वहाँ पढ़ाने वाले उन लोगों को अपने ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हम इतना बुरा पढ़ा रहे हैं, या क्या हम में कमी है कि इस विद्यालय में सिर्फ 4 बच्चे आ रहे हैं या 8 बच्चे आ रहे हैं और गवर्नमेंट इतना खर्च हमारे ऊपर कर रही है। चाहे आप अध्यापक हों, चाहे आप सफाई का काम करते हों, आपको ये सोचना चाहिए कि ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो मैं कितने बेहतर तरीके से इसको कर पाऊँ। चाहे आप कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, चाहे आप किसी शहर के बाशिंदे हो, उस शहर को साफ कैसे रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि समाज, मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों से बनता है, लोग उसको बनाते हैं। वो समाज कैसा होगा, वो निर्माण जो है हर एक व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वहाँ झलकना चाहिए। आज इस वक्त पे जब हम ये मई की आज 15 तारीख में बात कर रहे हैं, हमको मालूम है हमारे 4 धाम खुल चुके हैं और लोग आ रहे हैं। हम उनको क्या दिखाना चाहते हैं? क्या जलते हुए जंगल दिखाना चाहते हैं? नहीं दिखाना चाहते ना। तो ये जंगल में आग लग रही है या लगाई जा रही है, ये भी सोचने का विषय है। और अगर लगाई जा रही है तो लगाने वालों को पकड़ना चाहिए, है ना। और अगर अपने आप लग रही है तो बुझाना चाहिए। ये भी आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो संस्कृति सिर्फ गीत संगीत तक नहीं होनी चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि बोली भाषा, खान पान से लेके हर कुछ, जब आपके यहाँ, आज देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग पहाड़ के हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ का गढ़वाली भोजन इनको कराएं, यहाँ के गीत संगीत से उनको रूबरू करवाएं। मेरे से पहले आई थिंक तीरथ सिंह रावत जी यहाँ पे थे, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन मैं एक चीज़ सोच के आया था, अगर मेरी मुलाकात होगी और मुझे कहा जाएगा, अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए मैं रेडियो स्टेशन चला रहा हूँ, कोई गीत संगीत के फील्ड में काम कर रहा है, हमें लगता है कि कल्चर बचाना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, संस्कृति सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, या तो जो सोशल वर्क कर रहा है, या जो एनजीओ चला रहे हैं, या जो गाना गा रहे हैं, या जो रेडियो पे शो होस्ट कर रहे हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि जो भी आपका कल्चर है वो जब तक आपके व्यवहार में नहीं आए, और हर एक इंडिविजुअल के व्यवहार में नहीं आएगा। मैं बहुत दफ़ा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अपने 14 साल के रेडियो करियर में, क्योंकि 18-19 साल का था मैं रेडियो जॉकी बन गया था, मेरे को जोधपुर, कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, इन सारे शहरों में रहने का, काम करने का मौका मिला। तो मैंने सब जगह के लोगों को देखा, समझा। मैं बंगाल के लोगों से बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, उनका जो, मुझे लगता है कि अपनी बोली भाषा, अपने कल्चर को लेके जितना प्राउड और ओनरशिप के साथ वो लोग सामने आते हैं, मेरे को मज़ा आ गया वहाँ पे। पंजाब के लोगों में भी वो चीज़ दिखती है हमें, महाराष्ट्र के लोगों में भी दिखती है, गुजरात के भी दिखती है। ऐसा नहीं कि सब में दिख रही, हम में नहीं दिख रही, हम में भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा और बाहर निकालने की ज़रूरत है, और वो साझा प्रयास होने चाहिए। मैं हमेशा देखता हूँ हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह जो आते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि सर एक पहाड़ी गाना गा दो, वो घूम फिर के एक बेड़ू पा को गा के सब निकल जाते हैं। कुमाऊँ वाले होते हैं तो बेड़ू पा को गा देते हैं, गढ़वाल साइड के हों तो नेगी जी का ठंडो रे ठंडो गा के फ्री हो लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अगर वाकई में हमें लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन या हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं, वो वाकई अगर हम उनको संस्कृति से रिलेटेड जिम्मेदारी दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ पहले तो उनसे कम से कम 50-50 पहाड़ी गाने उनको याद करवाओ, और ये हम सबको भी आने चाहिए। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जिस दिन आपको 50 पहाड़ी गाने आ जाएंगे, हर किसी को 50-50 याद होंगे, जिस दिन 50-50 भोजन आपको यहाँ के मालूम होंगे कि क्या होते हैं, जिस दिन आपको यहाँ के 50 फल याद हो जाएंगे कि आड़ू बुखारा से लेके, पुलम से लेके, दाड़िम से लेके, खुमानी से लेके, हिसालू से लेके, काफल से लेके, जितने भी नाशपाती से लेके जो जो यहाँ हो रहा है, तो इन सब को जब आप मिला के चलेंगे तब जाके हमारा जो कल्चर है वो निखर के आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज इस्कॉन की टीम यहाँ पे जब वो हमारे ऑफिस आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि आपका उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए हम
उत्तराखंड में रह के एक अच्छी भावना के साथ कुछ काम करना चाहते हैं यहाँ पे लोगों के साथ में मिलके। और मैं ये मानता हूँ जैसा उनका पहले का काम हम सब लोगों ने देखा है कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहता है समाज को लेके। मैं उम्मीद करता हूँ कि गढ़वाल के श्रीनगर की धरती में, जहाँ बगल में हमारे माधो सिंह भंडारी की धरती है, मलेथा का स्टेशन, इतना वीर शिरोमणि उनका कंट्रीब्यूशन, ये श्रीनगर हमारे यूनिवर्सिटी बिल्कुल पास में है, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन यहाँ से निकले हैं, समाज में जिनको बड़ी अच्छी नज़रों से देखा जाता है वो लोग निकले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस्कॉन की टीम जो यहाँ पे है इस श्रीनगर गढ़वाल की भूमि में लोगों के साथ मिलके हमारे उत्तराखंड के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ सिर्फ हाथ नहीं मिलाना है, कंधे से कंधा मिला के आगे जाना है और इस समाज को जिसके लिए वो आए हैं, जो अच्छा उद्देश्य लेके आए हैं और जो आपके मन में अच्छे विचार हैं, उनको आप उनके साथ साझा कीजिए और एक अच्छे समाज का निर्माण करने की कोशिश करिए। तब ये उत्तराखंड महान बनेगा, तब ये वो गिरीश तिवारी गिरदा का उत्तराखंड बनेगा जब आपके कॉलर ट्यून पे बजेगा उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे पहाड़ा। तो जय जयकार कब होगी? जब हम सब अपनी ज़मीनों से, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे और अपने लेवल का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कि मेरी मातृभूमि के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जब हम ये सोचेंगे तब ये हिमालय भी महान हो जाएगा, तब ये पहाड़ भी महान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।